यदि पेशेंट हमारे पास नशे के लिए आता है तब तक उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको हेल्प की या उसको इलाज की आवश्यकता होती है। जैसे जो अपने यहाँ पे बहुतायत में कफ सिरप चलती है या एक टैबलेट आती है स्पाज्मोप्रॉक्सिमोन, इसके अंदर मॉर्फिन डेरिवेटिव होते हैं ये, या सरल भाषा में बताऊं तो ये अफीम के डेरिवेटिव होते हैं। तो जो व्यक्ति इसका नशा ले रहा होता है तो पहली चीज़ तो इसकी आदत बहुत जल्दी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हमने जैसे व्यक्ति ने कुछ दिन भी नशा लिया तो अब उसके लिए वो नशा लेना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यदि वो नशा नहीं लेता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होने लग जाते हैं, जो कि कोडीन में सबसे ज़्यादा होता है। हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, नींद नहीं आती है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और इतना ज़्यादा उसको बेचैनी हो रही होती है कि उसको लगता है वो चाहे कुछ भी कर ले उसको वो नशा मिलना चाहिए। व्यावहारिक लक्षण आने लग जाते हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि पागलपन जैसे लक्षण आने लग जाते हैं, कि कई बार उसको काल्पनिक चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, चीज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, डरने लग जाता है, शंका करने लग जाता है। तो इन शॉर्ट जिसको हम लोग साइकोटिक सिम्टम्स कहते हैं, तो वो भी आने लग जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने बाहर भी काम किया है, पढ़ाई बाहर की है, वहाँ ये चीज़ें इतनी बहुतायत में नहीं थी जितनी अपने क्षेत्र में। तो जो भी मेरा 10-12 साल से यहाँ पे काम करने का तजुर्बा है, जो मैंने इस चीज़ का एहसास किया, एक सबसे बड़ी वजह है वो है अवेलेबिलिटी, कि ये नशे उपलब्ध हैं। शहरी एरिया में तो फिर भी कम है, ग्रामीण अंचल में ये बहुत ज़्यादा है। अब वो चाहे कोरेक्स है, वो चाहे गोलियां खाना हो गया, वो चाहे गांजे का सेवन हो गया, या चाहे वो शराब का। अवेलेबिलिटी के अलावा एक फैक्टर आता है, वो है कॉस्ट। इनिशियल पार्ट में व्यक्ति को लगता है कि बहुत सस्ता है, क्योंकि पहले उसको एक गोली खाने में नशा आ जाता है, या एक कप सिरप की बोतल में 3-4 लड़के बैठ के पी लेते हैं, तो उनको ये बहुत सस्ता लगता है। आपको सुन करके अचंभा होगा कि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो दिन में 100 गोली स्पाज्मोप्रॉक्सिमोन खाते हैं, या 20-20 बॉटल कोरेक्स पीते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि अब उनको वो डोज असर ही नहीं करता। फिर एक पीयर इन्फ्लुएंस होता है, जो कह सकते हैं संगत का असर। अब उसके ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 में से 3 लोग नशा करते हैं, 7 नहीं करते हैं, तो वो हर बार बोलेंगे आओ यार थोड़ा सा तुम भी ले लो। व्यक्ति कब तक रेजिस्ट करेगा? वो उसका सेवन जहाँ शुरू कर देगा, थोड़े दिनों बाद उसका आदी हो जाएगा या उसका लत उसको लग जाएगी, फिर अब उसको लेना उसकी मजबूरी हो जाएगी। अमूमन कॉलेज के जो लड़के मेरे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स अभिभावक लेके आते हैं, उनसे मैंने कई बार समझने की कोशिश की कि भाई क्यों शुरू किया तुमने, मतलब ये क्या चीज़ है, कोरेक्स शुरू करने की कैसे सोची आपने? तो सबकी एक ही वजह होती कि सर हमने शुरुआत में बियर पी थी, तो हमारे घर में सबको पता चल गया, हमारे पिताजी ने मारा, या हमें घर वालों ने बहुत हीन नज़रों से देखा। और इन मेडिकल नशों में कोई स्मेल नहीं होती है, तो जो यूथ है या युवा है वो इस नशे का सेवन करता है और घर में किसी को आभास पता भी नहीं चलता है, पर धीमे धीमे इसके अंदर वो घुसता चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि अब मैं कितना ज़्यादा सेवन कर रहा हूँ या मुझे इससे मैं कैसे निकलूँ। कफ सिरप से खासकर एक तो हमारे ब्रेन में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लग जाता है, काफ़ी अग्रेसिव होने लग जाता है व्यक्ति, चिड़चिड़ा, कई बार इसी नशे की वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी पड़ जाता है। साथ में हार्ट और जो हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम है उसमें भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव उसका होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के साथ आते हैं, या इन नशों से व्यक्ति को नपुंसकता होने लग जाती है। उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, कुछ लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं, या उसको अपन कह सकते हैं कि उनकी फैमिली में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और कई लोग परफॉर्म ही नहीं कर पाते। डायबिटीज़ बहुत कॉमन है इसकी वजह से हो जाना, क्योंकि कफ सिरप बहुत स्वीट होती है और बहुत हैवी क्वांटिटी में लोग ले रहे होते हैं, तो डायबिटिक हो जाते हैं कई बार। देखिए, मौत 2 वजहों से इस प्रॉब्लम में होती है। एक, हमने पेशेंट्स को खोया है जिन्होंने ओवरडोज कर, जो आईवी इंजेक्शंस लगाते हैं या जो गोलियां खाते हैं, वो कई बार ओवरडोज। मेरा ये मानना है कि 50% पेशेंट इंप्रूव करते हैं और 50% पेशेंट रिलैप्स करते हैं। रिलैप्स का सबसे बड़ी वजह है माहौल, और जो मैंने अपने विंध्य एरिया में देखा है, वो शायद इस बात से सब लोग अग्री नहीं करें, वो ये कि जो ग्रामीण अंचल में है कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, या व्यस्तता नहीं है किसी तरीके की, दिन भर घर में है, उन्हीं दोस्त में, उन्हीं मित्र मंडली में घूम रहे हैं,
वो बहुत दिन को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, नहीं लेगा नहीं लेगा, परंतु जहाँ वो शुरू करता है वो उसका वो पुराना सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाता। कई बार क्या होता है, व्यक्ति रिहैब से तो आता है, पर जो रिहैब से निकलने के बाद ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस उसको लेने चाहिए वो नहीं लेते हैं। उनको लगता है अब तो हम ठीक हो गए, अब तो हम छोड़ दी, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही दोबारा शुरू करता है वो फिर से उसको आदत वैसी लगता है। सब नशों के ट्रीटमेंट के दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि जब व्यक्ति नशा छोड़ता है तो उसे प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होने। इस फेज को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसमें हम उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसको नशा छोड़ने में परेशानी ना हो, अर्थात जब वो नशा छोड़े तो उसके हाथ पैर में दर्द ना हो, उसको नींद आराम से आ जाए, उसके मन में बहुत ज़्यादा क्रोध या गुस्सा ना आए। सेकेंड फेज आता है एंटी क्रेविंग। एंटी क्रेविंग वो फेज होता है जिसमें हम उन मेडिसिन को यूज़ करते हैं जिससे उसकी नशा यूज़ करने की इच्छा में कमी आए। यदि हम पहले ही एंटी क्रेविंग दे देंगे और डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो उसको रिएक्शन होगा। मीनवाइल कई सारी इस तरीके की मनोवैज्ञानिक थेरेपीज, जिसको हम साइकोथेरेपीज कहते हैं, वो होती हैं। ग्रुप थेरेपी होती है जिसमें हम कई सारे पेशेंट्स को मिला के उनके एक दूसरे के उनकी थेरेपी होती है। तो एक मल्टी मोडल अप्रोच होती है। इसमें दवाइयों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, थेरेपी का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, माहौल का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम उसके अंदर एक स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उसको, व्यक्ति बोलता है हम करें क्या, उसको कुछ आता भी नहीं करना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इस तरीके से डेवलप करने की करें कि वो कोई स्किल डेवलप करे ताकि वो अपने लिए रोजगार जी सके और अपने लिए व्यस्तता ढूंढ सके। यदि वो व्यस्त रहेगा तो उसको नशे की इच्छा नहीं पड़ेगी, पर उसको कुछ नहीं करना, उन्हीं दोस्ती उसी संगत में उसको दोबारा रहना है, तो हम कितना भी कोशिश कर लें वो रिलैप्स करें। जो व्यक्ति नशे की बीमारी में फंसा हुआ है या डिपेंडेंस में है, उसका नशे में इतना खर्चा होता है कि उसका इलाज उससे सस्ता ही है। कितना खर्चा हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत महंगा नहीं है। यदि मैं एवरेज बात करूं, प्राइवेट सेटअप में जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें एक महीने का यदि कुल मिला के होगा तो 1000-1500 रुपए का इलाज का खर्चा है। कॉस्ट फैक्टर डेफिनेटली होता है, बट यदि देखिए ये कितनी खराब चीज़ है, जिसके घर में कोई व्यक्ति नशे की परेशानी से ग्रसित है, वो व्यक्ति बीमार नहीं है, उसका पूरा घर बीमार। 25-26 साल का लड़का है और 60 साल से ऊपर उसके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, उनका सिर्फ एक सहारा वो लड़का है, और वो लड़का मारता है अपने माँ बाप को कि मेरे लिए पैसा लेके आओ। वो बेचारे वृद्ध जन मजदूरी करते हैं कि किसी तरीके से हम पैसा लाएं। वो खुद भूखे सोते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्च उठा सके, पर उस लड़के के प्रेशर के चक्कर में और डर के चक्कर में कि यदि हम नहीं देंगे तो ये मारेगा, और चोटों के साथ हमारे पास आएगा कि भैया यहाँ मारा वहाँ मारा, और इतना भय उन लोगों के अंदर होता है। मैंने कई बार बोला कि भाई इतनी प्रॉब्लम है, आप पुलिस में कंप्लेन करो। उनको उसके बाद भी इतना भय होता है कि यदि हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तो वो हमारा क्या करेगा। आपको सोच करके आश्चर्य होगा, और ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे पास कई ऐसी माएँ आई हैं जिन्होंने मुझे रोते रोते ये बोला है कि साहब इससे अच्छा मेरी औलाद ना हुई होती तो शायद मैं ज़्यादा सुखी होती। और किसी माँ के लिए ये कहना कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें सीरियस होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द देखिए और सोचिए, आपके बीच भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी कफ सिरप के धीमे जहर से खत्म हो रही है। अगर आपके पास इस मामले में कोई जानकारी है या अपने आसपास की कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट या मेल कर बताइए। और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कीजिए।